28 जून 1914 रविवार का दिन था और समय था सुबह के करीब 10:45। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे, लेकिन उनके ड्राइवर ने एक गलत टर्न लिया और आगे जाकर उन पर गोलियां चल दी और उनका खून कर दिया जाता है। आगे जाके ये एक खून कारण बना 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मौत का, और इस एक खून ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इन प्रिंस का नाम था आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और वो ऑस्ट्रियन हंगेरी एम्पायर के होने वाले राजा थे। ऑस्ट्रिया और हंगेरी उस वक्त एक ही देश हुआ करते थे, जिसे ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर कहा जाता। तो आगे जाके वीडियो में मैं जब भी ऑस्ट्रियन एम्पायर बोलूंगा तो इसका मतलब मैं ऑस्ट्रिया और हंगेरी दोनों देशों की बात कर रहा हूँ। साल 1908 में ऑस्ट्रियन एम्पायर ने बोस्निया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहाँ के लोकल लोग काफी ज्यादा नाराज थे और बोस्निया के कुछ लोकल ग्रुप्स भी थे जो सभी स्लाविक कंट्रीज को एक साथ मिलाकर एक अलग देश बनाना चाहते थे, और यह देश पूरी तरह से ऑस्ट्रियन एम्पायर से आज़ाद होता। स्लाविक कंट्रीज यानी कि वो देश जहाँ पर स्लावी लैंग्वेज बोली जाती थी। एक अलग देश बनाने के लिए ये ग्रुप्स कई बार धरना प्रदर्शन वगैरह करते रहते थे, लेकिन अब तक उन्होंने कोई ऐसा ठोस बड़ा कदम नहीं उठाया था, या यूं कहें कि अब तक उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिला था। लेकिन उन्हें यह मौका मिला साल 1914 में, जब ऑस्ट्रियन एम्पायर के प्रिंस ने बोस्निया जाने का फैसला किया, और बोस्निया के जो नेशनलिस्ट थे वो इसी मौके की तलाश में थे। प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड को सबसे ज्यादा खतरा बोस्निया की राजधानी सारायेवो में था, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो प्रिंस का खून करना चाहते थे। लेकिन फिर भी 28 जून 1914 को प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी सारायेवो पहुंचते हैं। यहाँ पर प्रिंस जब अपनी कार में बैठकर गवर्नर हाउस की ओर जा रहे थे तो उनकी कारों के काफिले पर एक ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन समय रहते प्रिंस के ड्राइवर ने इस ग्रेनेड को देख लिया और उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, जिसकी वजह से यह ग्रेनेड उनकी पीछे वाली कार पे जाके फटा। हालांकि इस हमले में प्रिंस को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी कार में कई लोग घायल हुए। प्रिंस की कार पर ग्रेनेड फेंकने वाले का नाम नेडोल्को केब्रिनोविक था, जो यंग बोस्निया नाम के एक क्रांतिकारी ग्रुप का मेंबर था। इसके बाद प्रिंस गवर्नर हाउस पहुंचते हैं और वहां से उन्होंने इस हमले में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल में देखने जाने का फैसला किया। हालांकि उनकी सिक्योरिटी ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन प्रिंस नहीं माने। इसके बाद प्रिंस का शेड्यूल चेंज कर दिया गया, लेकिन उनका जो ड्राइवर था उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद प्रिंस और उनकी बाइक कार में बैठते हैं और उनका ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लेकिन उनको प्रिंस के बदले हुए शेड्यूल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस वजह से वो पुराने शेड्यूल के हिसाब से चल रहा था। जब उसे पता चला कि उन्हें हॉस्पिटल की ओर जाना है तो उसने तुरंत एक यू टर्न लिया, और इसी वजह से प्रिंस की जो गाड़ी थी वो दूसरी कारों के साथ ट्रैफिक में आकर रुक गई। अब प्रिंस की गाड़ी जिस जगह रुकी थी वहीं पर पास ही में एक कैफे था, और उस कैफे में एक 19 साल का लड़का बैठा था जिसका नाम था गैब्रिलो प्रिंसी, और यह लड़का भी यंग बोस्निया का ही मेंबर था। जैसे ही उसने अपने सामने प्रिंस को देखा, वो तुरंत प्रिंस की गाड़ी के पास पहुंचा, उसने अपनी गन निकाली और गोलियां चलाने लगा। उस लड़के ने 2 गोलियां चलाई, जिसमें से एक प्रिंस के गले में लगी और दूसरी उनकी वाइफ के पेट में लगी। इस गोलीबारी में प्रिंस और उनकी वाइफ दोनों की मौत हो जाती है। प्रिंस की हत्या के साथ ही वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत मानी जाती है। हिस्ट्री में इसी हादसे को वर्ल्ड वॉर 1 की ऑफिशियल शुरुआत मानी गई है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या अगर प्रिंस का खून नहीं होता तो वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता? तो देखिए, ऐसा नहीं है। प्रिंस की मौत सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। दरअसल उस वक्त के यूरोप की स्थिति एक टाइम बॉम्ब जैसी थी जो किसी भी वक्त फट सकता था। उसे बस एक ट्रिगर की जरूरत थी, और वो ट्रिगर बना प्रिंस की मौत। अगर प्रिंस की मौत नहीं होती तो कोई और चीज होती जो ट्रिगर पॉइंट बनती, लेकिन यूरोप के उस वक्त के हालात के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 1 तो किसी भी हालत में होना ही था। और ऐसा क्यों था, इसके बारे में आगे बात करेंगे। 1900 के दशक की शुरुआत से ही यूरोप एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसे हम टिकिंग टाइम बॉम्ब कह सकते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां पर किसी भी समय अलग विस्फोटक हो सकते थे, लेकिन इसे वॉर तक पहुंचने में कई सालों की पॉलिटिकल गेम, आपसी तनाव और संघर्ष शामिल थे। 19वीं सदी के अधिकतर समय तक यूरोप के बड़े बड़े देशों ने एक संतुलन बनाए रखा था, जिसे कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप कहा जाता था। इस संगठन का मकसद पूरे यूरोप पर एक जैसा संतुलन बनाए रखना था, ताकि यूरोप का कोई भी देश इतना ताकतवर ना हो जाए कि आगे जाकर वो पूरे यूरोप के लिए एक खतरा बन जाए। लेकिन साल 1848 के बाद यूरोप के हालात बिगड़ने लगे थे।
ब्रिटेन ने अपनी स्पेंडिड आइसोलेशन की नीति को अपनाते हुए यूरोपियन मामलों से थोड़ी दूरी बनाकर रखी और ओटोमन साम्राज्य भी कमजोर होने लगा था। इसी दौरान पर्शिया का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। साल 1870-71 में पर्शिया और फ्रांस के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस की हार हुई। फ्रांस की इस हार का सीधा फायदा जर्मनी को हुआ। फ्रांस की हार ने जर्मनी को एक तरह से इंटीग्रेटेड कर दिया और एक मजबूत साम्राज्य बनाने का रास्ता खोल दिया। अब इस हार के बाद फ्रांस का एक ही मकसद था, किसी भी तरह से इस हार का बदला लेना। हालांकि साल 1890 तक फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज को एक्सपांड करने में ज्यादा ध्यान दिया। जब फ्रांस अपनी कॉलोनीज को एक्सपांड कर रहा था तो उसी दौरान यूरोप दो ग्रुपों में बंटने लगा था। साल 1873 में जर्मनी के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने थ्री एम्परर लीग नाम से एक संधि बनाई जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस शामिल थे। लेकिन रूस और ऑस्ट्रियन एम्पायर के बीच बाल्कन रीजन को लेकर काफी ज्यादा तनाव था। बाद में साल 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर ने ड्यूअल अलायंस बनाया जिसमें साल 1882 में इटली भी शामिल हुआ। इसके बाद यह ट्रिपल अलायंस बन गए। और दूसरी ओर साल 1894 में रूस और फ्रांस ने मिलकर एक गठबंधन किया और 1904 में फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ एंटिटी ऑफ कॉर्डियल नामक एक समझौता किया और साल 1906 में रूस और ब्रिटेन भी एक साथ आ गए। इसके बाद ट्रिपल एंटिटी का गठन हुआ। अब यूरोप पूरी तरह से दो ग्रुपों में बंट चुका था। एक तरफ ट्रिपल अलायंस था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे और दूसरी ओर ट्रिपल एंटिटी थी जिसमें ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल थे। अब इसी समय के दौरान जर्मनी की आर्थिक और औद्योगिक ताकत काफी तेजी से बढ़ रही थी और इस बढ़ती ताकत के साथ जर्मनी के शासक कैजर विल्हेम ने जर्मनी की नौसेना को ब्रिटेन की रॉयल नेवी के सामने खड़ा करने का फैसला किया। दरअसल उस वक्त ब्रिटेन के पास दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी थी और जर्मनी का यह कदम सीधे तौर पर ब्रिटेन को चुनौती देने के बराबर था। इसके अलावा बाल्कन रीजन, जिसे उस वक्त यूरोप का पाउडर केक कहा जाता था, यानी कि बारूद का ढेर, क्योंकि इस रीजन में काफी ज्यादा तनाव चल रहा था। ऑस्ट्रियन एम्पायर और रूस के बीच बाल्कन रीजन को लेकर काफी ज्यादा खींचातानी चल रही थी। इन सब चीजों के बीच साल 1908 में ऑस्ट्रियन एम्पायर ने बोस्निया और हर्जोविना पर कब्जा कर लिया, जिसे लेकर सर्बिया और रूस के साथ कई अन्य स्लाविक देशों में एक तरह से नाराजगी फैल गई। साल 1912-13 में बाल्कन वॉर के बाद हालात और भी बिगड़ने लगे थे और यहाँ सर्बिया एक मजबूत स्थिति में उभरा था जिसे ऑस्ट्रियन एम्पायर ने सीधे एक चुनौती के तौर पर लिया। इन सब चीजों के चलते यूरोप की स्थिति काफी ज्यादा नाजुक थी। एक जरा सी चिंगारी भी आग भड़का सकती थी और वही काम किया प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने। 28 जून 1914 का दिन जब प्रिंस की हत्या हुई तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया को युद्ध के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक मौत ने आखिर इतनी बड़ी जंग कैसे खड़ी कर दी? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक के बाद एक कई देशों को युद्ध में कूदने पर मजबूर कर दिया? फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या के बाद ऑस्ट्रियन एम्पायर का मानना था कि उनकी मौत के पीछे सर्बिया का हाथ है। असल में जिस संगठन ने प्रिंस की हत्या की थी, द यंग बोस्निया, वो एक दूसरे ग्रुप से जुड़ा हुआ था जिसका नाम था द ब्लैक हैंड। और इस ब्लैक हैंड का गहरा कनेक्शन सर्बिया की आर्मी और सर्बिया की गवर्नमेंट के साथ था। अब इसके बाद ऑस्ट्रियन एम्पायर को सर्बिया पर हमला करने का एक बहाना मिल चुका था, लेकिन इससे पहले कि ऑस्ट्रियन एम्पायर युद्ध छेड़ता उन्हें किसी मजबूत पार्टनर की जरूरत थी और वो पार्टनर बना जर्मनी। ऑस्ट्रियन एम्पायर के राजा ने जर्मनी के कैजर विल्हेम से मदद मांगी और जर्मनी ने ऑस्ट्रियन एम्पायर को भरोसा दिलाया कि वो किसी भी हालत में ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ खड़े रहेंगे, जिसे इतिहास में ब्लैंक चेक इंश्योरेंस कहा गया, यानी बिना किसी भी शर्त के समर्थन का वादा। इसके बाद 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रियन एम्पायर ने सर्बिया के सामने 10 शर्तों के साथ एक अल्टीमेटम रखा और इन शर्तों को मानने के लिए सर्बिया को सिर्फ 48 घंटों का समय दिया गया। इन शर्तों में सर्बिया के स्कूलों में ऑस्ट्रियन एम्पायर के विरोधी शिक्षा को बंद करना, सर्बिया की सेना में ऑस्ट्रियन एम्पायर के अधिकारियों को शामिल करना और सबसे विवादित था ऑस्ट्रियन एम्पायर की पुलिस सर्बिया में किसी भी जगह जाकर तहकीकात कर सकती थी। सर्बिया उस वक्त उन शर्तों में से कुछ को छोड़कर ज्यादातर शर्तें मानने के लिए राजी हो गया था। दरअसल ऑस्ट्रियन एम्पायर ने जानबूझकर ऐसी शर्तें रखी थी जिसे सर्बिया मानने से इनकार कर दे ताकि उनके साथ युद्ध लड़ा जा सके। जब सर्बिया ने सारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया
तो ऑस्ट्रियन एम्पायर ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब शुरुआत में ये युद्ध सिर्फ ऑस्ट्रियन एम्पायर और सर्बिया के बीच में लड़ा जा रहा था, लेकिन बाद में इसमें कई सारे देश कूदने वाले थे। इस वॉर में सबसे पहले एंट्री हुई रूस की। रूस इस वॉर में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि रूस खुद को स्लाविक कंट्रीज का रक्षक मानता था और सर्बिया का समर्थन करना भी रूस की जिम्मेदारी था। इसी वजह से सर्बिया पर हुए हमले के जवाब में रूस ने अपनी सेना को ऑस्ट्रियन एम्पायर की सरहद पर भेज दिया। अब रूस के इस कदम को देखकर जर्मनी सतर्क हो गया। जर्मनी ने रूस को चेतावनी दी कि वो अपनी सेना को पीछे हटा ले, लेकिन जब रूस ने ऐसा नहीं किया तो 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। और क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन भी रूस के साथ जुड़े हुए थे, तो जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा की। ब्रिटेन अब तक इस युद्ध से बचा हुआ था, लेकिन फिर जर्मनी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ब्रिटेन को भी इस युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम का रास्ता चुना, और बेल्जियम उस वक्त एक न्यूट्रल कंट्री था। दरअसल जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम के रास्ते अपनी सेना भेजी, और बेल्जियम की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस वक्त ब्रिटेन के पास थी। जब जर्मनी ने अपनी सेना को बेल्जियम के रास्ते फ्रांस भेजा, तो ब्रिटेन के पास युद्ध में उतरने के सिवा कोई और दूसरा विकल्प नहीं बचा। इन सब चीजों के चलते 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, और देखते ही देखते पूरा यूरोप इस युद्ध की चपेट में आ चुका था, जिसमें एक तरफ ट्रिपल अलायंस यानी कि ऑस्ट्रियन एम्पायर, जर्मनी और इटली था, और दूसरी ओर ट्रिपल एंटिटी जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन था। जो आग सर्बिया और ऑस्ट्रियन एम्पायर के बीच लगी थी, उसने यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। अब इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग रणनीतियों के साथ लड़ा जा रहा था। कहीं पर ट्रांस वॉरफेयर चल रही थी, तो कहीं पर ओपन फील्ड बैटल में लाखों जानें जा रही थी। इस जंग में हर देश ने अपनी एक अलग अलग रणनीति अपनाई, और सारी रणनीतियां अपने आप में काफी ज्यादा विनाशकारी साबित हुई। वर्ल्ड वॉर 1 की काफी ज्यादा लड़ाइयां वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट पर हुई थी। इस दौरान वेस्टर्न फ्रंट वो मोर्चा था जहां युद्ध ने अपनी सबसे भयानक और क्रूर शक्ल दिखाई। वेस्टर्न फ्रंट पर एक तरफ फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन थे, और दूसरी ओर जर्मनी था। इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। 1914 में जब यह युद्ध शुरू हुआ, तो ये पहले पुराने तरीकों से लड़ा जा रहा था, जहां सोल्जर्स की बड़ी बड़ी बटालियन एक के बाद एक आगे आती और हमला करती थी। लेकिन जल्द ही ये तरीका फेल हो गए। दुश्मनों की मशीन गन्स और आर्टिलरी के सामने खुली जमीन में खड़े रहकर युद्ध करना खुदकुशी करने के बराबर था। इसके बाद जन्म हुआ ट्रांस वॉरफेयर का। इस टेक्निक में सैनिकों द्वारा खुले मैदानों में लंबी लंबी नालियां बनाई जाती थी, और इन नालियों में छुपकर युद्ध लड़ा जाता था, ताकि सामने से आने वाली दुश्मनों की गोलियों से बचा जा सके। लेकिन ये नालियां सैनिकों को दुश्मनों की गोलियों से तो बचा रही थी, लेकिन साथ ही इन नालियों में काफी ज्यादा जानलेवा बीमारियां फैल चुकी थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सितंबर 1914 में मोरने की लड़ाई हुई। इसके बाद स्थिति ऐसी बन गई थी कि दोनों पक्षों में से कोई भी एक तरह से सफल नहीं हो रहा। इस स्थिति के बाद दोनों सेनाओं ने ऐसी नालियां बनाने की शुरुआत की, और ये नालियां धीरे धीरे 700 किलोमीटर तक लंबाई में फैल चुकी थी, जो इंग्लिश चैनल से लेकर स्विस बॉर्डर तक फैली हुई थी। सोल्जर्स महीनों तक इन नालियों में छुपे रहते और युद्ध लड़ते थे। धीरे धीरे इन नालियों में सैनिकों की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रही थी। जहां ये नालियां सैनिकों को दुश्मनों की गोलियों से तो बचा रही थी, लेकिन साथ ही साथ कई जानलेवा बीमारियां भी फैला रही थी। नालियों में लगातार गंदे और गीले कीचड़ में खड़े रहने से ट्रांसफूट नाम की एक बीमारी सैनिकों में फैली। इस बीमारी में सैनिकों के पैर गलने और सड़ने लगते थे। कई बार तो सैनिकों के पैर को काटने तक की नौबत आती थी। साथ ही साथ चूहों और मच्छरों की वजह से थाइप्रस और स्पेनिश फ्लू बीमारियां भी फैली, जिसने सैनिकों के साथ साथ लाखों लोगों की भी जान ली। इन नालियों में रहना इतना मुश्किल होता था कि कई बार तो सैनिकों को अपने ही साथियों की सड़ी हुई लाशों के साथ महीनों गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इन बीमारियों के साथ साथ वेस्टर्न फ्रंट पर केमिकल वॉर भी हुआ था, जिसमें क्लोरीन और मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया जाता था। यह गैस सोल्जरों को अंधा कर रही थी, और साथ ही उनके फेफड़ों में काफी ज्यादा जलन पैदा करती थी, जिनकी वजह से सैनिकों की मौत तड़प तड़प कर होती थी। इस गैस से बचने के लिए सैनिकों को मास्क भी दिए जाते थे, लेकिन कई बार तो ये मास्क भी काम नहीं करते थे। इसके बाद साल 1916 में बोर्डन वॉर हुआ, जिसमें जर्मनी ने फ्रांस पर एक भयानक हमला किया। यह लड़ाई 10 महीनों तक चली, जिसमें लगभग 7 से 10 लाख सोल्जर मारे गए या जख्मी हुए।
जुलाई 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी की नालियों में हमला किया, जिसे बैटल ऑफ सोम्ने कहा गया। इस वॉर के पहले ही दिन ब्रिटिश सेना ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान झेला, जहां एक ही दिन में 57,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए और इनमें से 19,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई। इस लड़ाई में कुल मिलाकर 4 लाख से ज्यादा ब्रिटिश सैनिक, 2 लाख से ज्यादा फ्रांस के सैनिक और 5 लाख से ज्यादा जर्मन सोल्जर्स मारे गए। वेस्टर्न फ्रंट पर यह युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तौर पर भी लड़ा जा रहा था। वेस्टर्न फ्रंट एक ऐसा दलदल बन चुका था जिसने लाखों सैनिकों को अपने अंदर समा लिया। अब बात करते हैं ईस्टर्न फ्रंट की। वेस्टर्न फ्रंट के मुकाबले ईस्टर्न फ्रंट पर अलग ही युद्ध चल रहा था। यहाँ नालियों की बजाय सैनिकों को हजारों किलोमीटर तक चलना पड़ता था और सर्दी और बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता था। युद्ध की शुरुआत में फ्रांस के राष्ट्रपति रेमंड पोकारे ने रूस के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के मुताबिक रूस को जितनी जल्दी हो सके ऑस्ट्रियन एम्पायर के गैलिसिया और पूर्वीय पर्शिया में हमला करना था, ताकि जर्मनी को वेस्टर्न फ्रंट से अपनी कुछ सैनिकों को हटाकर ईस्टर्न फ्रंट पर भेजने के लिए मजबूर होना पड़े। और रूस ने ऐसा किया भी, लेकिन रूस के पास उस वक्त हेवी इक्विपमेंट और एसेंशियल सप्लाई की कमी थी। साथ ही साथ हथियार और गोला बारूद भी सीमित मात्रा में था, जिससे यहाँ पर रूस की स्थिति काफी ज्यादा कमजोर थी। इसका परिणाम यह हुआ कि साल 1914 में डाविनबर्ग और मसूरियन लेक्स वॉर में रूस को भयानक हार का सामना करना पड़ा, जिसमें रूस के लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की जान गई और कई सैनिकों ने जर्मनी के सामने सरेंडर किया और कई सैनिकों को कैद कर लिया गया। यह हार इतनी बुरी थी कि रूस को पूर्वीय पर्शिया से पूरी तरह से पीछे हट करना पड़ा। इसके साथ ही साथ साल 1915 में रूस को ऑस्ट्रियन एम्पायर के गैलिसिया रीजन से भी पीछे हटना पड़ा। यहाँ पर भी रूस के पास एसेंशियल सप्लाई की कमी थी। इन सब चीजों के बाद जून 1916 में रूस ने पूर्वीय गैलिसिया में जर्मनी के खिलाफ एक भयानक हमला किया और यह हमला रूस के लिए एक बड़ी जीत साबित हुआ। इस हमले ने जर्मनी को वेस्टर्न फ्रंट से अपनी कुछ सेना को ईस्टर्न फ्रंट पर भेजने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस जीत की रूस को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि इस हमले ने रूस और ऑस्ट्रियन एम्पायर दोनों की सेनाओं को एक तरह से कमजोर कर दिया था। इन दोनों सेनाओं की आक्रामक क्षमता लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ईस्टर्न फ्रंट पर लगातार हार और लाखों सैनिकों की मौत से रूस के जो अंदरूनी हालात थे वो पूरी तरह से बिगड़ने लगे थे। उस वक्त रूस के जो किंग थे जार निकोलस, वो अपनी सेना के साथ युद्ध में डटे हुए थे और उस वक्त रूस का जो शासन था वो उनकी वाइफ क्वीन एलेक्जेंड्रा ने संभाला हुआ था। इस दौरान रूस में काफी ज्यादा अराजकता फैली हुई थी। रूस में फूड सप्लाई की कमी थी और इसी वजह से रूस के जो नागरिक थे वो सरकार से काफी ज्यादा गुस्से में थे। यहाँ तक कि रूस के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके थे। इसी दौरान साल 1916 के अंत में महारानी के निजी सलाहकार गौरी रासपुतिन की हत्या कर दी गई। यह हत्या रूस में बढ़ते असंतोष का प्रतीक थी। आखिर यही असंतोष आगे जाकर 1917 में रूस की क्रांति का कारण बनी, जिसकी वजह से रूस इस युद्ध से बाहर हो गया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन सब चीजों के अलावा बाल्कन रीजन, जिसे पाउडर केक कहा जाता था, यहाँ मेनली लड़ाई सर्बिया, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया के बीच छिड़ी हुई थी, जहां पर आम नागरिकों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। हजारों गांवों को तबाह कर दिया गया और लाखों लोग मारे गए और यहाँ पर सर्बिया को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर मिडल ईस्ट में ब्रिटेन और ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छिड़ा हुआ था, जहां ब्रिटेन की तरफ से एनजेक यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर्मी कोर्प्स, जो ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, उनको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अफ्रीका और एशिया में भी कई छोटे बड़े स्केल में युद्ध चल रहा था। ग्राउंड के साथ साथ ये युद्ध समंदर में भी लड़ा जा रहा था। समंदर में ये वॉर मेनली जर्मनी और ब्रिटेन के खिलाफ चल रही थी। इस नेवल वॉर में जर्मनी के क्रूजर एसएमएस इंडेन ने ब्रिटेन के 15 व्यापारी जहाजों को तोड़ दिया था। इसके अलावा फ्रांस के एक क्रूजर और रूस के एक क्रूजर को भी तोड़ दिया था। हालांकि बाद में ब्रिटिश नेवी ने एसएमएस इंडेन को अपने कब्जे में ले लिया था। इसी दौरान ब्रिटेन ने जर्मनी को घेरने के लिए समंदर में नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। इस नेवल ब्लॉकेज के कारण जर्मनी के जहाजों को समंदर में निकलना नामुमकिन सा हो रहा था और इसी वजह से जर्मनी में जरूरी सामान जैसे फूड, पेट्रोलियम और मेडिसिन की काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी थी, जिसका काफी बुरा असर जर्मनी की इकोनॉमी पर हुआ। हालांकि ब्रिटेन का यह नेवल ब्लॉकेज इंटरनेशनल लॉ का पूरी तरह से उल्लंघन था, लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने इसे जारी रखा। अब ब्रिटेन के जहाजों के साथ युद्ध के लिए जर्मनी ने एक खास सबमरीन का इस्तेमाल किया, जिसे यू बोट्स कहा जाता था।
1915 में जर्मनी की एक ऐसी ही यू-बोट्स ने ब्रिटिश पैसेंजर जहाज को निशाना बनाया, जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई और इन 1200 लोगों में 128 अमेरिकन नागरिक थे। इसके बाद अमेरिका ने जर्मनी का काफी कड़ा विरोध किया और बाद में जर्मनी ने आगे जाकर ऐसा ना करने का वादा किया। साल 1917 में जर्मनी ने फिर से अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉर शुरू किया और इसके अलावा उसी समय में जर्मनी मेक्सिको को अमेरिका के खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहा था। इन दोनों चीजों के चलते नतीजा ये हुआ कि अमेरिका भी औपचारिक रूप से इस युद्ध में शामिल हो गए और आगे जाके यही जर्मनी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसके बाद जून 1916 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच समंदर में बैटल ऑफ जूटलैंड हुआ, जो वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे बड़ा नेवल वॉर था। इस नेवल वॉर से जर्मनी के हालात काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। ब्रिटेन की नेवल ब्लॉकेज नीति के कारण जर्मनी में भूखमरी जैसे हालात बन गए थे और इस भूखमरी के कारण जर्मनी में कई कई जगहों पर लोग खाने के लिए कुत्ते, बिल्लियां, यहाँ तक कि पंछियों तक का इस्तेमाल कर रहे थे। और इस भूखमरी की वजह से जर्मनी में 7.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 1917 तक आते आते रूस इस युद्ध में पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। रूस के लगभग 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे या तो घायल हो चुके थे। रूस के बड़े बड़े शहरों में फूड सप्लाई और नेसेसरी सामान की काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी थी और इसी वजह से पूरे रूस में प्रदर्शन शुरू हो गए। 1917 में जार निकोलस ने रूसी आर्मी को इन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन रूस की सेना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस चीज का फायदा उठाते हुए रूस में फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें जार निकोलस को सत्ता छोड़नी पड़ी और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किया गया। हालांकि इस गवर्नमेंट ने भी युद्ध को जारी रखने का फैसला किया, लेकिन जनता और सैनिक दोनों इन फैसले से काफी ज्यादा नाराज थे। इसी दौरान जर्मनी ने रूस के नेता व्लादिमीर लेनिन को गुप्त रूप से रूस भेज और लेनिन के नेतृत्व में नवंबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी ने रूस में अपनी सत्ता संभाली। इसके बाद 3 मार्च 1918 को ब्रिस्ट लिटोक्स ट्रीटी हुई, जिसमें रूस ने फिनलैंड, लेटविया, एस्टोनिया और यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा जर्मनी को सौंप दिया। इस संधि के साथ ही रूस औपचारिक तरीके से इस युद्ध से बाहर हो गया। दूसरी ओर अमेरिका ने भी जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। हालांकि तब अमेरिका के पास सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा कम थी, लेकिन अमेरिका ने सिलेक्टिव सर्विस एक्ट के तहत लाखों लोगों को सेना में भर्ती किया। जून 1918 तक लगभग 6 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक फ्रांस पहुंच चुके थे और नवंबर तक आते आते यह संख्या 20 लाख तक पहुंच गई थी। रूस के युद्ध छोड़ने के बाद जर्मनी ने 21 मार्च 1918 को ब्रिटेन और साथ ही साथ ऑस्ट्रियन एम्पायर में एक बड़ा विद्रोह शुरू हो गया और इसके बाद 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रियन एम्पायर ने युद्ध से बाहर होने की घोषणा की। दूसरी ओर मिडल ईस्ट में ओटोमन साम्राज्य, जिसे अब तक सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा, ब्रिटेन सेना ने जेरूसलम, दमास्कस और एलेपो जैसे शहर पर कब्जा कर लिया। लगातार हार के बाद ओटोमन साम्राज्य ने भी सरेंडर कर दिया और इस सरेंडर के साथ ही ओटोमन साम्राज्य का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया। बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रियन एम्पायर के सरेंडर के बाद जर्मनी पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। 3 अक्टूबर 1918 को जर्मन चांसलर के रूप में प्रिंस मैक्सिमिलियन ऑफ गार्डन को नियुक्त किया गया और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत शुरू की, इस उम्मीद में कि उन्हें ब्रिटेन और फ्रांस के मुकाबले कुछ बेहतर शर्तें मिलेगी। लेकिन जर्मनी के हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे। अक्टूबर 1918 में जर्मन सेना को एक आखिरी बार ब्रिटेन नौसेना पर हमला करने का आदेश दिया गया, लेकिन जर्मनी की सेना ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और विद्रोह शुरू कर दिया। यह विद्रोह धीरे धीरे पूरे जर्मनी में फैल गया और जर्मनी में 1918-19 की क्रांति भड़क उठी। 9 नवंबर को जर्मन सम्राट विल्हेम ने जर्मनी को एक रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर किया। जर्मनी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। 11 नवंबर 1918 के दिन जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 1 का अंत हुआ, जिसमें करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों की जान गई। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद दुनिया का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। इस युद्ध ने 4 बड़े साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसमें जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगेरी एम्पायर, ओटोमन एम्पायर और रूस एम्पायर था। इन साम्राज्यों के पतन के बाद कई नए राष्ट्रों की रचना हुई, जिनमें पोलैंड, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जैसे देश शामिल थे। वर्ल्ड वॉर 1 का ऑफिशियल एंड 28 जून 1919 को हुआ, जब जर्मनी ने
ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया। इस ट्रीटी के मुताबिक जर्मनी को युद्ध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार माना गया। इसके बाद जर्मनी पर भारी भरकम दंड लगाए गए, जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया और कई जर्मन क्षेत्रों का नियंत्रण जर्मनी से छीन लिया गया। इस ट्रीटी में आर्टिकल 231 के तहत जर्मनी को युद्ध शुरू करने का संपूर्ण दोषी माना गया। अब इस युद्ध के बाद पोलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। सर्बिया को युगोस्लाविया में शामिल कर दिया गया, जिसमें क्रोएशिया और स्लोवेनिया भी शामिल थे। चेकोस्लोवाकिया को एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। रोमानिया ने अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए ग्रेटर रोमानिया का निर्माण किया। ऑस्ट्रिया और हंगेरी एम्पायर का विभाजन करके इसे दो अलग अलग देश बनाए गए। मिडिल ईस्ट को ब्रिटेन ने अपने संपूर्ण नियंत्रण में ले लिया, जिससे सीरिया, इराक और लेबनान जैसे देश अस्तित्व में आए। मिडिल ईस्ट के इस नए नक्शे ने आने वाले दशकों के लिए मिडिल ईस्ट में एक युद्ध जैसी स्थिति की नींव रख दी थी। युद्ध के बाद कई देशों को भयानक सोशल और इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इसमें फ्रांस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां करीब 1.4 मिलियन सैनिकों की मौत हुई थी। युद्ध के बाद जर्मनी में एक अफवाह फैली, जिसे स्टैब इन द बैक कहा गया। इस अफवाह के मुताबिक जर्मनी युद्ध में हारा नहीं था, बल्कि अपने ही नागरिकों, नेताओं और कुछ राजनीतिक ग्रुपों की वजह से जर्मनी को हार स्वीकार करनी पड़ी थी। जर्मन सेना के जनरल एरिच लुडेनडोर्फ ने इस अफवाह को और ज्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने दावा किया कि जर्मन सेना तो युद्ध जीतने की स्थिति में थी, लेकिन राजनेताओं, खासकर वामपंथी दलों, यहूदियों और कम्युनिस्टों ने सरकार के अंदर रहते हुए विश्वासघात किया और युद्ध विराम पर साइन करवा लिए। यहूदियों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने युद्ध के दौरान अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी की है। वेजर रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को नवंबर क्रिमिनल कहा गया, क्योंकि उन्होंने नवंबर 1918 में सरेंडर कर दिया था। आगे जाकर हिटलर ने इसी अफवाह का जमकर फायदा उठाया और दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 के सामने खड़ा कर दिया, जिसे हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे।